अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हैत की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। उन दिनों में ज़िला गुजरात के एक दूर दराज थाने में तैनात था और सुग्गी मोजाज सईद नगर की रहने वाली थी। मज़कूरा गांव मेरे थाने की हदूद में आता था। ये लगभग 1000 नफूस से आबाद सईद नगर मेरे थाने से आधे मील के फासले पर मगरिब में वाक़ था। इस थाने में मेरी तैनाती को अभी चंद माह ही हुए थे। मैंने इत्तला कुनिंदा साबिर अली को फ़ौरन अपने कमरे में बुला लिया। वो अकेला नहीं था, इसके साथ एक 15-16 साल खूबरू नौजवान भी था। साबिर अली ने दरमियानी साइज़ की दाढ़ी रख छोड़ी थी। मैंने रस्मी अलग सलग के बाद जब सवालिया नज़र से इस नौजवान की तरफ देखा तो साबिर अली ने बताया कि वो सुग्गी का चचाजाद अय्यूब था। जब वो दोनों मेरे सामने बैठ चुके तो मैंने साबिर अली की तरफ देखते हुए पूछा था, हाँ भाई, सुबह किस मामले ने तुम लोगों को थाने पहुंचा दिया है? सुग्गी ने खुदकुशी कर ली है थानेदार साहब, उसने घबराए हुए लहजे में बताया। हम आपको लेने के लिए आए हैं। मैं सीधा होकर बैठ गया और सुग्गी के बारे में इस्तफसार किया। उसने मुझे मुख्तसरन सूरत हाल से आगाह किया। मैंने सवाल किया, सुग्गी से तुम्हारा क्या रिश्ता है साबिर अली? जी, मैं तो पटवारी साहब का पड़ोसी हूँ, उसने जवाब दिया। अय्यूब पटवारी मुश्ताक का बेटा है और सुग्गी इन्हीं के घर में रहती थी। मैं तो बस साथ आ गया हूँ जनाब। इस इलाके के ज़्यादातर लोगों से अभी मेरी शनासाई नहीं हुई थी। अलबत्ता मुश्ताक पटवारी का नाम मैंने सुन रखा था, अगरचे इससे मेरी एक भी मुलाकात नहीं थी। वो सईद नगर की एक मारूफ शख्सियत था। मैंने साबिर अली से पूछा, खुद पटवारी साहब कहाँ हैं? इस वाक़ये की इतला देने तो इन्हें थाने आना चाहिए था। अब्बा जी गुजरानवाला गए हुए हैं, अय्यूब ने बताया। वो आज शाम तक वापस आ जाएंगे। वो सुबह का वक्त था और मैं अभी अपने कमरे में आकर बैठा ही था। मैंने अय्यूब की आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया, वो इतनी सुबह गुजरानवाला क्या लेने गए हैं? वो आज नहीं गए, अय्यूब नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। वो कल दोपहर के बाद गए थे। इनका रात को गुजरानवाला में रुकने का प्रोग्राम था और ये बात उन्होंने जाने से पहले घर में बता दी थी। मैंने सुग्गी की मौत के हवाले से 2-3 ज़रूरी सवालात किए, फिर इन लोगों के हमरा जाए वकुआ की जानिब रवाना हो गया। कांस्टेबल अमानत अली भी मेरे साथ था। सईद नगर मेरे थाने से ज़्यादा दूर नहीं था। हम पैदल ही चलते हुए गांव पहुंच गए। आधे मील का फासला होता ही कितना सा है। बातों में कट गया और चंद मिनट के बाद हम सईद नगर के अंदर थे। इस गांव में कमोबेश 250 घर आबाद थे, जिनमें सबसे नुमाया तो चौधरी फरजंद अली की हवेली थी, जो गैर तहरीरी तौर पर सईद नगर का हाकिम भी तस्वुर किया जाता था। चंद लम्हात के बाद मैं साबिर अली और अय्यूब की मय्यत में मुश्ताक पटवारी के घर पहुंच गया। मुश्ताक पटवारी का घर खासा कुशादा और शानदार था, जिसका रकबा 15 मरले से किसी सूरत कम नहीं था। कराची में रहने वाले इसे 350 गज समझ लें। इस रकबे का ज़्यादातर हिस्सा वसी और ही सहन की शक्ल में खुला हुआ था, जिसके वसत में जामन का एक कदावर और छतनावर दरख्त इस्तादा था। ढके हुए हिस्से में एक बैठक, 4 रिहायशी कमरे, बरामदा, गुसलखाना, बावर्ची खाना और एक मवेशियों का कमरा शामिल था। मेरी ख्वाहिश पर फौरन मुझे इस कमरे में पहुंचा दिया गया, जहां सुगरा उर्फ सुग्गी ने खुदकुशी की थी। मौत का मंजर किसी भी सूरत खुशगवार नहीं हो सकता, लेकिन सुग्गी के हवाले से मैं बिला मुबालगा कह सकता था कि उसकी मौत का नज़ारा दिल हिला देने वाला और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जब मेरी निगाह पहली मर्तबा उसकी लाश पर पड़ी तो वो कमरे की छत से झूल रही थी, और वो भी इस तरह कि उसकी गर्दन में मजबूत रस्सी का फंदा कसा हुआ था। आंखें बंद थीं और गर्दन की लंबाई में नुमाया इजाफा नजर आता था। फंदा बरदार रस्सी का दूसरा सिरा छत के शहतीर के साथ बंधा हुआ था। सुग्गी की लाश कमरे के फर्श पे कुछ 2 फीट ऊंचाई पर लटक रही थी। मतलब ये कि उसके पांव और कमरे के फर्श के दरमियान बमुश्किल 2 फीट का फासला था। इस झूलती लटकती लाश के करीब ही फर्श पर एक चौबी स्टूल उल्टा पड़ा था। स्टूल के लफ्ज़ मैंने आसानी के लिए इस्तेमाल किया है, वरना दर हकीकत वो एक स्टूल नुमा स्टैंड था, जो उमूमन मट्टी के घड़ों के नीचे रखा जाता है। अपने पायों और बनावट के लिहाज से वो एक स्टूल ही दिखाई देता है, बस इसकी टाप मुस्ता नहीं होती, बल्कि पानी वाले घड़े को महफूज सहारा फराहम करने के लिए उसको चकटानुमा बनाया जाता है।
मैंने कांस्टेबल अमानत और मुश्ताक पटवारी के पड़ोसी साबिर की मदद से सुग्गी की लाश को बाहिफाजत नीचे उतार लिया और उसका मुआयना करने लगा। सुग्गी ने मौसम की मुनासबत से गर्म लिबास पहन रखा था। वो एक खुशशक्ल और पुरकशिश लड़की थी। उम्र 23 और 24 साल के दरमियान रही होगी, लेकिन अब कुछ भी बाकी नहीं बचा था। उसकी तमाम तर खूबसूरती और रानाई ख्वाब ख्याल होकर रह गई थी। इसकी छत से झूलती हुई लाश देखकर पहली ही नज़र में मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब उसका शुमार जिंदा इंसानों में नहीं किया जा सकता। मुआयने ने भी मेरे अंदाजे की तस्दीक कर दी थी। मैंने जाए वक़ुआ की कार्रवाई को निपटाया और सुग्गी की लाश को कांस्टेबल अमानत की निगरानी में पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाने का फैसला सुना दिया। इस मौके पर पटवारी की बीवी जुलेखा ने मुझसे कहा, थानेदार साहब, पटवारी जी को तो आने दें, फिर सुग्गी की लाश को आप। क्या पटवारी साहब घंटे 2 घंटे में आ जाएंगे? मैंने जुलेखा की बात मुकम्मल होने से पहले ही पूछ लिया। नहीं जी, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली, वो तो जी शाम तक ही गुजरानवाला से वापस आएंगे। मैं शाम तक इनकी वापसी के इंतज़ार में लाश को इधर नहीं छोड़ सकता। मैंने दो टोक अंदाज में कहा। वो जब वापस आ जाएं तो इन्हें मेरे पास थाने भेज देना, मैं खुद इनसे बात कर लूँगा। मेरे हतमी अंदाज के बाद जुलेखा या घर के किसी और फर्द ने कोई एतराज़ नहीं उठाया। मैंने अमानत अली को हुक्म दिया कि वो सुग्गी की लाश को लेकर फिलफौर अस्पताल की जानिब रवाना हो जाए। ओके मलिक साहब, वो फर्मा बरदारी से बोला। मैं अमानत अली के जाने के बाद जुलेखा के साथ बैठक में आ गया ताकि इस अंधोनाक वाक़े की तफसील जान सकूं। थाने से इस तरफ आते हुए रास्ते में साबिर अली से मैंने जो मालूमात हासिल की थीं, इनके मुताबिक इस घर में कुल 6 अफराद रहते थे। पटवारी मुश्ताक, उसकी बीवी जुलेखा, बड़ी बेटी नगमा, नगमा से छोटे 2 बेटे अयूब और इसहाक और सोगरा उर्फ सुग्गी। पटवारी मुश्ताक तो गुजरानवाला गया हुआ था और सुग्गी अदमाबाद के सफ़र पर रवाना हो चुकी थी। बाकी चारों अफराद इस वक्त घर के अंदर मौजूद थे और मैं जुलेखा के साथ बैठक में बैठा था। मैंने मुनासिब अंदाज में सुग्गी को पेश आने वाले वाक़ये पर इजहार अफसोस किया और फिर गहरी संजीदगी से पूछा, जुलेखा, मुझे पता चला है कि सुग्गी काफ़ी अरसे से तुम लोगों के साथ रह रही थी। जी, पिछले 5 साल से वो इधर ही थी, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली। और इसके माँ बाप? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। कोई 6 साल पहले मेरे जेठ यानी सुग्गी के बाप करमदीन का इंतकाल हो गया था, उसने बताया। सुग्गी का कोई भाई या बहन नहीं थी। इसकी माँ खुर्शीद बीवी ने अपने खामिंद की मौत का बड़ा गहरा सदमा लिया था। जाहिर है सुग्गी को भी करमदीन के इंतकाल का दुख था, लेकिन खुर्शीद ने गोया इस वाक़े को अपने ऊपर तारी कर लिया था। वो सांस संवार करने के लिए थमी, फिर इजाफा करते हुए बोली, इसका दिमाग उलट गया था। वो बड़ी बहकी बहकी और पागलों जैसी हरकतें करने लगी थी। हर गुजरते दिन के साथ उसकी हालत बिगड़ती गई। फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि वो होश व हवास खो बैठी। सुग्गी इस वक्त लगभग 18 साल की थी। ये ऐसी उम्र होती है कि इंसान खुद को संभालने के काबिल हो जाता है, लेकिन खुर्शीद की हालत ऐसी थी कि इन दोनों को इनके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता था। लिहाजा पटवारी जी अपनी भाभी और भतीजी को यहाँ ले आए थे। लेकिन मैंने उलझन ज़दा नज़र से उसकी तरफ देखा। खुर्शीद तो मुझे घर में कहीं नज़र नहीं आई। क्या वो कहीं गई हुई है? वो बहुत पहले कहीं चली गई थी, वो एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोली। पटवारी जी ने अपने घर लाने के बाद हकीम से बड़ी तवज्जो के साथ उसका इलाज कराया था, लेकिन 1.5 साल के इलाज के बाद भी उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बल्कि मैं तो कहूँगी कि इलाज जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, इसकी दिमागी सेहत मज़ीद बिगड़ती चली गई। आखिरी दिनों में तो उसे बाकायदा दौरे पड़ने लगे थे। गर्दन मुड़ जाती, हाथ पांव टेढ़े हो जाते और मुंह से झाग बहने लगता। कई बार तो उसकी जबान दांतों तले दबकर लहूलुहान हो गई थी। ये तो सीधी सीधी मिर्गी की अलामात हैं, मैंने कहा। उसने इस बात में गर्दन हिलाई और बोली, हकीम जी ने भी यही कहा था। लेकिन जुलेखा, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुमने अभी तक ये नहीं बताया मुझे कि खुर्शीद बहुत पहले कहाँ चली गई थी? मैं क्या बताऊं जी, वो अजीब से अंदाज में बोली। ये बात तो कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ गायब हो गई। वो अपने पागलपन में घर से बाहर तो निकल ही जाया करती थी, लेकिन अपनी गली के अंदर ही रहती थी। हम लोग इसे पकड़कर वापस ले आते थे, लेकिन एक दिन वो ऐसी गायब हुई कि फिर कभी पलट ही नहीं सकी। बड़े अफसोसनाक अंदाज में वो बात ख़त्म करके खामोश हुई तो मैंने पूछा, क्या आप लोगों ने खुर्शीद को ढूंढने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की थी थानेदार साहब, वो एक ठंडी सांस छोड़ते हुए बोली। सईद नगर क्या, हमने पूरा गुजरात और उसके गांव देहात छान मारे थे,
पटवारी जी ने किसी रिश्तेदार या जानने वाले का घर नहीं छोड़ा, लेकिन ये तमाम तर तलाश बेकार साबित हुई। खुर्शीद का कहीं पता निशान नहीं मिल सका था। आज तक ये राज ही है कि वो आखिर गई कहाँ। हम तो ये भी नहीं जानते कि वो अब इस दुनिया में बाकी भी है या। बड़े मायनाखेज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़कर वो खामोश हो गई। खुर्शीद की गुमशुदगी वाले मामले पर तो हम बाद में बात करेंगे, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। फिलहाल तो मुझे ये बताओ कि सुग्गी ने क्यों खुदकुशी की है। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थानेदार साहब, वो पलकी झपकाते हुए बोली। रात को तो वो अच्छी खासी अपने कमरे में सोई थी। सुबह जब हमने देखा तो वो छत से लटकी हुई थी। मैं तो खुद हैरान हूँ कि इसको हुआ क्या सुग्गी इस कमरे में अकेली ही रहती थी, मैंने पूछा। जी, हमने ये कमरा सुग्गी और खुर्शीद को दे दिया था, उसने बताया। वो दोनों माँ बेटी इसी कमरे में रहा करती थीं। फिर जब खुर्शीद अचानक गायब हो गई तो इसके बाद से कमरा सुग्गी के इस्तेमाल में आ गया था। बाकी कमरों में अफराद खाना किस हिसाब से आबाद हैं, मैंने अपनी मालूमात के लिए पूछ लिया। देखिए जी, ये तो बैठक है हमारी, जहाँ इस वक्त हम बैठे हुए हैं, वो बताने लगी। इसी लाइन में दीवार के साथ 2 कमरे हैं, एक में मेरा बड़ा बेटा अय्यूब और दूसरे में नगमा और इसहाक रहते हैं। फिर अगली दीवार के साथ इन कमरों से मुल्हिका 2 कमरे बने हुए हैं। एक में पटवारी जी और मैं रहते हैं और दूसरी में सुग्गी की रिहाइश थी, जहाँ उसने छत से लटक कर खुद को फांसी दी है। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुकी और फिर इजाफा करते हुए बताने लगी। एक कमरा बैठक के सामने दूसरी दीवार के साथ बना हुआ है, जो कि माल मवेशी के लिए मखसूस है, जहाँ हम अपने जानवरों के लिए चारा वगैरह जखीरा करते हैं या फिर सख्त सर्दी और बारिश के मौसम में जानवरों को इस कमरे के अंदर बांध दिया जाता है। उसने अपना तवील बयान खत्म किया तो मैंने असल मौजू की तरफ आते हुए सवाल किया। जुलेखा, तुमने थोड़ी देर पहले मुझे बताया है कि पिछली रात को सुग्गी ठीक ठाक अपने कमरे में सोने के लिए गई थी, लेकिन सुबह जो कुछ देखने को मिला वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। इससे तुम्हारी समझ में क्या आता है। मेरी तो मत मारी गई है थानेदार साहब, वो अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए बोली। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सुग्गी ने ऐसी खतरनाक हरकत की क्यों है। जुलेखा, माशाल्लाह तुम सियानी बयानी हो, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इतना तुम समझ ही सकती हो कि कोई इंसान खामखा तो अपनी जान नहीं ले लेता, कोई बहुत बड़ी मजबूरी ही इंसान को अपनी जान का दुश्मन बना लेती है। जब किसी शख्स के लिए जिंदा रहना मुमकिन नहीं रहता तो वो खुदकुशी का रास्ता इख्तियार करता है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब, वो पुरसोच अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली। मैं भी इसी सबब तक पहुंचना चाहता हूँ जिसने सुग्गी को खुदकुशी पर मजबूर किया था, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। सबब के बारे में क्या कहूँ जी, वो उलझनज़दा आवाज में बोली। मुझे तो ये इसका पागलपन ही लगता है। पागलपन? क्या मतलब, मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मतलब ये जी के, वो वजाहत करते हुए बोली। इंसान बैठे बिठाए अपनी जान से खेल जाए तो इसे पागलपन ही तो कहेंगे। वैसे एक बात पर गौर करना भी जरूरी है। कौन सी बात, वो मायना खेज अंदाज में खामोश हुई तो मैंने पूछा। मैं कुछ अरसे से ये महसूस कर रही थी कि सुग्गी की दिमागी हालत ठीक नहीं, उसने बताया। वो बहुत खोई खोई रहने लगी थी, बाज़ औक़ात उल्टी सीधी बातें भी कर जाती थी। इसकी हालत को देखकर कभी कभी तो मुझे डर लगने लगता था। उसने बात अधूरी छोड़कर झुरझुरी ली तो मैंने पूछा, किस बात का डर। आपको मैंने बताया है ना, सुग्गी की माँ खुर्शीद की दिमागी कैफियत क्या रही थी, उसने बताया। सुग्गी की हालत को देखकर बाज़ औक़ात मुझे डर लगने लगता था कि कहीं वो भी अपनी माँ की तरह पागल ना हो जाए। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा है कि वो सांस हमवार करने के लिए थमी और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली। सुग्गी ने पागलपन में छत से लटक कर अपनी जान दे दी है। मैं चंद लम्हात के लिए गहरी सोच में डूब गया, फिर कहा, इस बात का पता तो मैं चला ही लूँगा कि इसने कौन से पन के हाथों मजबूर होकर खुद को मौत के हवाले किया है। तुम फिलहाल मुझे ये बता दो कि गुज़िश्ता रात इसका किसी से कोई झगड़ा या कोई तर्क कलामी तो नहीं हुई थी। इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब, वो बड़े वसूख से बोली। हम सब उसका बड़ा ख्याल रखते थे। नगमा, अय्यूब और इसहाक तो उसे अपनी सगी बहन समझते थे। इन चारों का कभी आपस में किसी बात पर बड़ा इख्तिलाफ नहीं हुआ। मैं समझती हूँ, वो चंद लम्हात के लिए रुकी और फिर इजाफा करते हुए बोली। मुझे यकीन है कि खुदकुशी वाले फैसले में सरासर उसकी अपनी मर्जी शामिल है। समझ में नहीं आ रहा कि उसने ऐसा संगीन कदम उठाया क्यों। इस घर में तो उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ भी नहीं थी।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इस हकीकत को खोल देगी कि सुग्गी ने किसी अंदरूनी या बैरूनी तकलीफ के लिए अपनी जान दी है। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, तुम इस मामले के बारे में कुछ जानती हो तो बताओ। नहीं जी, उसने नफी में गर्दन हिलाई। मैं और कुछ नहीं जानती। पटवारी जी कब गुजरानवाला गए हैं? मैंने पूछा। वो कल दोपहर के बाद यहाँ से गए थे। आज रात तक वो वापस आएंगे? उसने जवाब दिया। मैं घर के दूसरे अफराद से भी पूछगछ करना चाहता हूँ, मैंने जुलेखा की आंखों में देखते हुए कहा, खास तौर पर तुम्हारी बेटी नगमा से। मुझे पता चला था कि नगमा की उम्र 20 साल थी। इस बात के कभी इम्कानात थे कि नगमा सुग्गी और उसके दाखिली मामलात के बारे में सबसे ज़्यादा जानती होगी। मैं इनको भेजती हूँ जी। ये कहते हुए जुलेखा बैठक से निकलकर घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब चली गई। जुलेखा के बड़े बेटे अय्यूब से मैं मिल चुका था। वो अपने पड़ोसी साबिर अली के साथ इस वाक़े की इत्तला देने थाने आया था। इससे छोटा इसहाक था, जिसकी उम्र 12 के करीब रही होगी। मैंने इन तीनों से घुमा फिराकर मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन ऐसी कोई बात सामने ना आ सकी जो सुग्गी की खुदकुशी पर किसी भी जाविये से रोशनी डाल सकती हो। मैं थोड़ी देर के बाद ये कहते हुए जुलेखा के घर से निकल आया, पटवारी जी जब गुजरानवाला से वापस आ जाएं तो इन्हें मेरे पास थाने भेज देना, बाकी मालूमात मैं इनसे हासिल कर लूँगा। इसने मेरी हिदायत पर अमल करने का यकीन दिलाया और मैं वापसी के लिए चल पड़ा। इस वाक़े ने मुझे दिल गिरफ्तार कर दिया था। पता नहीं क्यों रह रहकर मुझे ख्याल आ रहा था कि सुग्गी की मौत किसी जनूनी कैफियत या फौरी फैसले का नतीजा हरगिज़ नहीं हो सकती। मैं पटवारी मुश्ताक के घर से निकला तो बाहर गली में भी लोग निस्फ दर्जन के करीब जमा थे। मैंने देखा इनको और फिर इनसे हल्की फुल्की पूछगछ की, लेकिन वो लोग मेरी मालूमात में खातिर खा इजाफा नहीं कर सके। मैं साबिर अली के साथ कदम उठाते हुए थाने की जानिब बढ़ने लगा। साबिर अली की उम्र 30 साल के आसपास रही होगी। वो एक दुबला पतला और दराज कामा शख्स था। उसने हल्की सी दाढ़ी भी रखी हुई थी। वो चूंकि पटवारी का पड़ोसी था, लिहाजा इससे सवालात करना खासा फायदेमंद साबित हो सकता था। मैंने सरसरी से अंदाज में पूछा, साबिर अली तुम करते क्या हो? बस जी मेहनत मजदूरी करता हूँ, उसने जवाब दिया। किस किस्म की मेहनत मजदूरी? ज़्यादातर तो मैं खेतों में काम करता हूँ, उसने बताया। इसके अलावा भी जो काम मिल जाए इनकार नहीं करता। बीवी बच्चों का पेट भी तो पालना है ना। तुम पटवारी साहब के पड़ोस में कब से रह रहे हो? मैं तो जनाब इस घर में 15-20 साल से रह रहा हूँ, उसने कहा। ये पूछें कि पटवारी जी कब से मेरे पड़ोस में आबाद हैं? क्या मतलब साबिर अली? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि पटवारी पहले कहीं और रहता था? जी हाँ, यही हकीकत है, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। यहाँ तो ये लोग 5-6 साल पहले आकर आबाद हुए हैं। ये घर दरअसल पटवारी मुश्ताक के बड़े भाई करमदीन का था। पहले वही खुर्शीद और सुगी के साथ इस घर में रहा करता था। इसके इंतकाल के बाद ये तब्दीली आई थी। तुम ये कहना चाह रहे हो कि पटवारी मुश्ताक ने बड़े भाई की मौत के बाद उसी के घर में डेरा डाल लिया था? मैंने चुपते हुए लहजे में पूछा। बजाय इसके कि वो अपनी भतीजी और भाभी को अपने घर ले जाता, वो अपना घर छोड़कर बीवी बच्चों के साथ यहाँ रिहाइश पजीर हो गया था। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, उसने सर को इस्बाती जुम्बिश दी। पटवारी जी का अपना घर बहुत छोटा था। वहाँ ये सब लोग एक साथ नहीं रह सकते थे, लिहाजा बेवा भाभी और यतीम भतीजी की हमदर्दी में पटवारी जी इधर ही आ बसे थे। हमदर्दी? मैंने तंजिया अंदाज में कहा। हमदर्दी जताने का यह खासा मुनफरिद और अनोखा तरीका है भाई। वो मेरे इस तबसरे पर कुछ नहीं बोला। हम एक साथ चलते हुए थाने के करीब पहुंच गए। मैंने थाने की चारदीवारी के पास रुककर उससे पूछा, साबिर अली, सुगी की मौत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जी, वो मुतामिलाना नज़र से मुझे देखते हुए बोला, उसने खुदकुशी की है जनाब। खुदकुशी की है ये तो इसकी छत से लटकती हुई लाश को देखकर ही अंदाज़ा हो जाता है, मैंने कहा। मैं तुमसे इस खुदकुशी के सबब के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सुग्गी ऐसा संगीन कदम उठाने पर क्यों मजबूर हुई? नहीं जनाब, मुझे इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है, वो बेबसी से मुझे तकने लगा। अंदाज़ा नहीं है तो अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। तुम इनके पड़ोसी हो, मैं अंदर के हालात जानना चाहता हूँ, तो मेरी बात समझ रहे हो ना? मेरे पुरस्कार और इंतहाई संजीदा अंदाज को देखते हुए वो गंभीर लहजे में बोला, जी समझ रहा हूँ थानेदार जी, इस काम के पीछे मैं रज़िया को लगाता हूँ जी। रज़िया? ये रज़िया कौन है? मैंने सवाल किया। रज़िया मेरी बीवी है जी, उसने जवाब दिया।
वो खोज खुरा लगाने वाले कामों की बड़ी माहिर है जनाब। बस तो फिर ठीक है, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। तुम अपनी बीवी को इस मिशन पर लगा दो और जैसे ही कोई खास बात पता चले तुम फौरन मेरे पास आ जाना। जी, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। आप जैसा कह रहे हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा, लेकिन हाथ पांव बचाकर, मैंने तंबीही लहजे में कहा, और ये बात तुम अपनी बीवी को अच्छी तरह समझा देना। जी ठीक है, वो बड़ी फर्माबरदारी से बोला। इस रोज मैं थाने में बैठा सुग्गी की खुदकुशी के बारे में ही सोचता रहा। मैंने अपनी पेशेवराना जिंदगी में खुदकुशी की बहुत सी वारदातें देखी थीं, लेकिन सुग्गी वाले मामले में मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। यह अजीब क्या था? मैं सरेदस्त इसे कोई नाम देने की पोजीशन में नहीं था। साबिर अली की फराहम करदा मालूमात ने भी मेरे जहन में तहलका मचा रखा था। उसने मुझे बताया था कि पटवारी मुश्ताक पहले सईद नगर के एक छोटे से घर में रहता था। बड़े भाई के इंतकाल के बाद वो बीवी बच्चों समेत इसके घर में डेरा डालकर बैठ गया था। उसने गांव वालों पर यही जाहिर किया था, जैसा कि साबिर अली की बातों से भी जाहिर होता था, कि ये अजीबोगरीब नकल मकानी पटवारी ने अपनी बेवा भाभी और यतीम भतीजी की हमदर्दी में की थी। लेकिन मेरा जहन इस नौयत की हमदर्दी को कबूल करने के लिए कतन तैयार नहीं था। मुझे तो पटवारी के इस अमल के पीछे किसी गहरी साजिश की झलक दिखाई दे रही थी। मैं किसी मुमकिन साजिश को बेनकाब करने के लिए बेचैन हो गया। लेकिन सरेदस्त मुश्किल ये थी कि इस कहानी के दो बड़े किरदार अब मंजर आम पर नहीं रहे थे। सुग्गी की पागल माँ खुर्शीद 3 साल पहले कहीं गायब हो गई थी और सुग्गी भी अब अदम आबाद की जानिब रवाना हो चुकी थी। गोया एक पार्टी तो सिरे से गैर हाजिर थी। मुझे जो कुछ भी मालूम करना था दूसरी पार्टी यानी पटवारी एंड कंपनी ही से मालूम करना था, और वो भी तरीके और सलीके से। इस काम के आगाज के तौर पर मैंने साबिर अली को एक अहम जिम्मेदारी सौंप दी थी। उसे अपनी बीवी रजिया की मदद से दीवार की दूसरी जानिब का अहवाल जानना था। दोपहर के बाद कांस्टेबल अमानत अली वापस आ गया। मैंने अमानत अली को सुग्गी की लाश के साथ सरकारी हॉस्पिटल भेजा था। वो मेरे सामने आकर बैठा तो मैंने सवालिया नजर से उसकी तरफ देखा। मलिक साहब, मैंने सुग्गी की लाश को अस्पताल पहुंचा दिया है, वो मेरी निगाह के मफहूम को समझते हुए बोला। इब्तिदाई रिपोर्ट कल शाम तक या फिर परसों सुबह मिल जाएगी। मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर इसकी आंखों में देखते हुए पूछा, अमानत, तुम तो मकामी हो ना? जी मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। हम लोग पिछले 3 पीढ़ियों से इधर सईद नगर ही में रह रहे हैं, मेरे परदादा के ज़माने से। फिर तो तुम्हें यहाँ के लोगों और उनके हालात से पूरी वाकफियत होगी, मैंने पूछा। जी हाँ, बिल्कुल, वो फखरी अंदाज में गर्दन उठाते हुए बोला। आप हुक्म करें, किसी के बारे में क्या जानना चाहते हैं? फिलहाल तो मेरी तमाम तर तवज्जो सुगरा और सुग्गी पर लगी हुई है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मुझे पता चला है कि अपने बाप के इंतकाल के बाद सुग्गी और उसकी माँ खुर्शीद पटवारी मुश्ताक के साथ रहने लगी थीं, और वो भी इस तरह कि पटवारी अपने बाल बच्चों समेत इन्हीं के घर में मुकीम हो गया था। क्या ये सच है अमानत अली? जी हाँ, यही हकीकत है, उसने ठोस लहजे में जवाब दिया। फिर ठहर ठहर कर इस वाक़े की तफसील से मुझे आगाह करने लगा। कांस्टेबल अमानत अली ने मुझे जो कुछ बताया उसका खुलासा साबिर अली की ज़बानी पहले ही मुझ तक पहुंच चुका था। ये तफसीली वाक़यात ज़रूर थे, लेकिन इसमें कोई नई और चौंका देने वाली बात नहीं थी। वो अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हुआ तो मैंने चुपते हुए लहजे में पूछा, पटवारी मुश्ताक की ये हमदर्दी बड़ी अजीब नहीं है? बहुत अजीब है जनाब, वो आंखों को घुमाते हुए बोला। पटवारी मुश्ताक की इस हरकत पर तो बड़ी बातें भी बनी थीं। किस किस्म की बातें? मैंने चौंके हुए लहजे में पूछा। यही के वो हिचकिचाहट आमेज लहजे में बोला। अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना गया था कि पटवारी मुश्ताक ने बहुत बड़ा और लंबा हाथ मारा है। लंबा हाथ मारा है? क्या मतलब? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। जनाब, बात यह है कि पटवारी जी के पास पहले एक छोटा सा घर था, वो वजाहत करते हुए बोला। बड़े भाई के इंतकाल के बाद वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ उनके घर में आकर बस गया। अपना छोटा घर कुछ दिनों के बाद उसने फरोख्त कर दिया था। इस मौके पर लोगों ने कहा कि पटवारी को अपनी बेवा भाभी या यतीम भतीजे से कोई हमदर्दी है और ना ही दिलचस्पी, बल्कि वो इस बड़े मकान पर काबिज होने के लिए ये जज्बाती ड्रामा कर रहा है। वो लम्हे भर को थमा, एक गहरी सांस खारिज की और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। फिर जब खुर्शीद अपना तवाज़ुन खो बैठी और कुछ अरसे के बाद घर से गायब हो गई तो लोगों का शक यकीन में बदलने लगा।
بعض لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ خورشید کی اس ذہنی کیفیت کا ذمہ دار بھی پٹواری ہی ہے، اور اب سگی بھی جان سے گئی۔ کانسٹیبل اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے جس اہم نکتے کی جانب اشارہ کیا تھا وہ پہلے سے میرے ذہن میں موجود تھا۔ پٹواری کے بڑے بھائی کرم دین کے انتقال کے بعد سے اب تک کی صورتحال کو اگر تنقیدی نظر سے دیکھا جاتا تو پٹواری مشتاق کا کردار کئی زاویوں سے شک کے دائرے میں قید نظر آتا تھا۔ میں انہی نکات پر غور کر رہا تھا کہ امانت علی کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ملک صاحب، 25 ایکڑ زمین اور وہ بھی نہری زرعی اراضی بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ کیا قصہ ہے امانت علی؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ کرم دین کی 25 ایکڑ زرعی اراضی بھی تھی، امانت علی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ جب پٹواری مشتاق اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے خورشید اور سگی کے پاس آیا تو وہ 25 ایکڑ زمین بھی پٹواری کے استعمال بلکہ پٹواری کے قبضے میں آ گئی۔ پچھلے 5-6 سال سے وہی اس زمین کی کاشتکاری کے معاملات دیکھ رہا تھا۔ 25 ایکڑ اچھی خاصی زمین ہوتی ہے، میں نے خود کلامی والے انداز میں کہا۔ اسی لیے تو لوگ اس انداز میں سوچ رہے تھے ملک صاحب، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ خورشید کے پاگل پن اور پھر گمشدگی کے بعد تو مکان اور زمین کچھ زیادہ ہی پٹواری کے قبضے میں چلی گئی تھی، اور اب سگی کی المناک موت کے بعد تو ہر چیز کا مالک و مختار صرف اور صرف پٹواری ہی ہے۔ سگی کی موت کے ذکر پر میرے ذہن میں روشنی کا چمکا سا ہوا۔ کافی دیر سے میری سوچ ایک بے نام سی الجھن کا شکار تھی۔ میں نے چونک کر امانت علی کی جانب دیکھا اور پوچھا، جب ہم نے سگی کی لاش کو پھندے میں سے نکال کر چارپائی پر لٹایا تھا تو تم نے کوئی خاص بات نوٹ کی تھی؟ کیسی خاص بات ملک صاحب؟ وہ متذبذب انداز میں بولا۔ کوئی غیر معمولی اور خلاف توقع بات؟ میں سمجھا نہیں جناب۔ اس کے تذبذب میں تشویش در آئی۔ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے اپنے شک کی تصدیق کی خاطر پوچھ لیا۔ جب ہم نے سگی کو پھانسی پر لٹکے دیکھا تھا تو پھندے کے باعث اس کی گردن کی لمبائی میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا تھا۔ ایسا تو ہوتا ہے جناب، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا۔ جب کوئی شخص پھانسی لگا کر خودکشی کرتا ہے تو لٹکنے کی وجہ سے اس کی گردن لمبی ہو جاتی ہے، اور اسی تناؤ یا کھچاؤ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی حلقوں سے باہر ابل پڑتی ہیں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ بالکل ہوتا ہے ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ دم گھٹنے کے باعث جب بھی کسی شخص کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں ضرور باہر نکل آتی ہیں، لیکن سگی کے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ اس کی آنکھیں تو بند تھیں جیسے گہری نیند سو رہی ہو۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ جواب دینے کی بجائے وہ منتظر نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، حقیقت کا پردہ تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہی چاک کرے گی، مگر میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سگی کو پھانسی کے پھندے نے نہیں مارا۔ پھر؟ وہ حیرانی سے منہ کھول کر مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے یقین ہے کہ سگی کی موت پھانسی کے پھندے تک پہنچنے سے پہلے ہی واقع ہو چکی تھی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ مردہ سگی کو پھانسی کے پھندے سے لٹکا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ پھر تو یہ سیدھا سیدھا قتل ہوا نا؟ امانت علی کی آواز میں ہی جان جھلکتا تھا۔ ہاں، میں نے مستحکم لہجے میں کہا۔ حالات و واقعات تو اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ صورتحال کی وضاحت کر دے گی، لیکن سگی کی جان کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ تمہارا اندازہ کیا کہتا ہے امانت علی؟ جواب دینے کے بجائے میں نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا۔ جناب، سیدھی سی بات ہے، میرا دھیان تو مشتاق پٹواری کی طرف جا رہا ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ پٹواری کا پچھلا ریکارڈ بھی خاصا مشکوک ہے۔ اپنے بڑے بھائی کی زمین اور مکان پر قبضہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ کرم دین کی بیوہ خورشید اپنے پاگل پنے میں پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی ہے۔ اس زمین و جائیداد کی اکلوتی وارث یہ سگی ہی باقی بچی تھی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں امانت علی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے بڑے منفی انداز میں صورتحال کا تجزیہ کیا ہے، لیکن مشتاق پٹواری تو کل دوپہر ہی کو گجرانوالہ چلا گیا تھا اور سگی گزشتہ رات ٹھیک ٹھاک اپنے کمرے میں سوئی تھی۔ پٹواری کو سگی کی موت کے ساتھ نتھی کرنا تھوڑا دشوار محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے آخری جملہ اس مقصد کے تحت ادا کیا تھا کہ اگر
امانت علی کے ذہن میں کوئی خاص بات ہو تو فوراً اس کی زبان پر آ جائے، لیکن مجھے اپنے مقصد میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ وہ عام سے لہجے میں بولا، یہ معاملہ پٹواری مشتاق کی واپسی پر ہی سلجھایا جا سکتا ہے ملک صاحب، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہم جب پٹواری سے پوچھیں گے کہ کیا سگی کو اسی نے ٹھکانے لگایا ہے تو وہ فوراً تسلیم کر لے گا کہ ہاں یہ اسی کا کارنامہ ہے۔ نہیں جناب، اگر مشتاق پٹواری سگی کے قتل میں ملوث ہے تو وہ اتنی آسانی سے زبان نہیں کھولے گا، ہمیں طریقے سلیقے سے تفتیش کر کے اس کی زبان سے اگلوانا ہوگا۔ وہ تو آج شام تک گجرانوالہ سے واپس آئے گا، میں نے معتدل انداز میں کہا، لیکن ہم اس کے انتظار میں شام کا انتظار نہیں کر سکتے، تفتیش تو ابھی اور اسی وقت شروع ہوگی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور اس تفتیش کا آغاز تم کرو گے امانت علی؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں؟ ہاں تم، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم سعید نگر ہی کے رہنے والے ہو، لہٰذا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تم اپنے تئیں یہ جاننے کی کوشش کرو کہ ان دنوں مشتاق پٹواری کے گھر کے اندر کیا حالات چل رہے تھے، خصوصاً سگی کے حوالے سے۔ آپ بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، وہ بڑے عزم سے بولا، میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، آئندہ 20 منٹ تک میں کانسٹیبل امانت علی کو سگی کی موت اور پٹواری مشتاق کے ملوث ہونے کے حوالے سے مختلف نوعیت کی ہدایات دیتا رہا۔ میرے ذہن کو سب سے جو نکتہ پریشان کیے ہوئے تھا وہ اب ابھر کر سامنے آ چکا تھا، جبھی میری سرگرمی میں بھی خاصی تیزی آ گئی تھی۔ آج کے مقابلے میں ہمارے زمانے میں تفتیش کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہوا کرتی تھیں۔ ہم لوگ پوچھ گچھ کے روایتی طریقوں پر ہی انحصار کیا کرتے تھے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کامیابی کا تناسب ہمارے زمانے میں آج کی نسبت کہیں زیادہ ہوا کرتا تھا۔ مجرم تک رسائی حاصل کرنے کے سلسلے میں فنگر پرنٹس بھی ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے دور میں فنگر پرنٹس کا رواج بھی عام نہیں ہوا تھا۔ اگر کوئی تفتیشی افسر اس جانب توجہ دیتا بھی تھا تو عدالت اس کی محنت کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتی تھی۔ سگی کی حیرتناک موت کا عقدہ حل کرنے کے لیے اگر فنگر پرنٹس کا سہارا لیا جاتا تو بہت سے سنسنی خیز انکشافات ہو سکتے تھے۔ رات میں تھانے سے اٹھنے ہی والا تھا کہ پتہ چلا پٹواری مشتاق مجھ سے ملنے آیا ہے۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ پٹواری کی عمر 55 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ بھاری تن و توش کا مالک ایک درمیانہ قد کا شخص تھا، پریشانی اس کے چہرے سے مترشح تھی۔ میں نے اسے اپنی میز کی دوسری جانب رکھی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ بیٹھنے سے پہلے اس نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ سب سے اس کی مراد یقیناً سگی کی المناک موت ہی تھی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پٹواری جی، یہ سوال تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے، سگی تو آپ کے ساتھ رہتی تھی۔ میں تو کل دوپہر میں اسے بھری چنگی گھر میں چھوڑ کر گیا تھا، وہ غمزدہ لہجے میں بولا۔ آج واپس آیا ہوں تو یہاں کی صورتحال ہی بدلی ہوئی ہے۔ آپ سگی کی موت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں نے پوچھا۔ میں کیا کہوں جی؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔